नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उड़ान मैथोलॉजी पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे हमारे सेशन को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सीजीएल मेंस का जो था 18 जनवरी का, उसका इंग्लिश का एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें 2 बार एनालिसिस किए, 2 पार्ट में किए हैं। पहला पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन किया, फिर सेकेंड पार्ट में भी हम लोग 29 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब जो हमारा लास्ट पार्ट है, इसमें 16 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको एनालाइज करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे क्लॉज टेस्ट और पैसेज को। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला देखेंगे, हम लोग के पास कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन क्लॉज टेस्ट जो है कैसे बनाते हैं। इसको बनाने का 2 तरीका है। एक बार आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से जैसे क्लाइमेट से शुरू हुआ है तो यहाँ तक पूरा एक बार विदाउट ऑप्शन देके पढ़ लेना है। विदाउट ऑप्शन देके पढ़ लेंगे तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। अब फिर दूसरी बार जब हम पढ़ेंगे तो हर ऑप्शन की जगह रुकेंगे, हर फिल इन द ब्लैंक्स की जगह रुकेंगे, फिर ऑप्शन को भी देखेंगे, उस हिसाब से बनाएंगे। सबसे बेस्ट आइडिया तो यही होता है। इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे कि आपका रीडिंग फास्ट हो, तभी जल्दी जल्दी बनेगा। तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, क्लाइमेट चेंज डैश एन इमिनेंट threat to our planet demanding urgent global action. The rise in greenhouse gas emissions, deforestation and unsustainable practices contribute to extreme weather events, rising sea levels and disruption in ecosystems. To dash these effects, a collaborative international effort is essential. ठीक है, nations dash commit to reducing carbon emissions, transitioning to renewable energy sources and implementing sustainable practices. Cooperation on technological advancement and sharing resources will foster a collective resilience against the impacts of climate change. The urgency of this issue calls for a united front where governments, businesses, and individuals work together to create a sustainable and resilient future for the dash to come. एक बात तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये पूरा क्लॉज टेस्ट जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा पूछता है, मतलब कि हर एग्जाम में क्लाइमेट चेंज पर एक ना एक क्लॉज टेस्ट आ ही जाता है। इधर हाल फिलहाल में एमटीएस हुआ, उसमें भी पूछा गया, सिलेक्शन पोस्ट हुआ, उसमें भी आ गया। तो क्लाइमेट पर थोड़ा पूछता है। तो चलिए अब हम लोग इसको ऑप्शन से देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट चेंज डैश एन इमीडिएट थ्रेट टू आवर प्लेनेट डिमांडिंग अर्जेंट ग्लोबल एक्शन। द राइज इन गैस, एक बात समझ पा रहे हैं, जैसे कि आप जब आगे पढ़े होंगे तो इसमें समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में सारा चीज लिखा हुआ है, मतलब इसमें सारा चीज प्रेजेंट का, जैसे यहाँ लिखा ना, द राइज इन ग्रीन हाउस इमिशंस, डिफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू, ऐसा लिखा हुआ ना, कंट्रीब्यूट मतलब प्रेजेंट में चल रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट में ही चलेगा। तो प्रेजेंट वाला क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट चेंज डैश एन इमिनेंट थ्रेट विल पोज्ड विल बी पोजिंग, ये फ्यूचर में हो रहा है, पोज्ड पास्ट में हो रहा है, विल बी पोजिंग भी फ्यूचर में हो रहा है। इसका मतलब इसमें क्या बढ़ाएगा, प्रेजेंट बढ़ाएगा। और उसमें भी देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लाइमेट चेंज क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए कैसा वर्ब देंगे, सिंगुलर वर्ब देंगे, इसीलिए V5 देंगे। क्लाइमेट चेंज पोजेस एन इमिनेंट थ्रेट, ये ऐसा करता है। फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो ऊपर करेंगे तो चलिए यहाँ पर देख लेते पहले, फिर आगे कर लेंगे। द राइज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, डिफॉरेस्टेशन एंड अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, राइजिंग सी लेवल्स एंड डिसरप्शन इन इकोसिस्टम टू डैश दीज इफेक्ट्स। अब इन इफेक्ट को क्या करना है, एक कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट इज इसेंशियल, मतलब कह रहा है कि इस इफेक्ट को क्या करने के लिए आपको सबको मिलजुल कर एफर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, ऑप्शन देखेंगे हम उस हिसाब से। ठीक है, अब टू डैश दीज इफेक्ट्स, अब इस इफेक्ट को क्या करना है, घटाना है, बढ़ाना है, उस हिसाब से हम ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ दिया है वाइडेन, इन्फ्लेट, मैक्सिमाइज। इन्फ्लेट मतलब क्या होता है, बढ़ाना, मैक्सिमाइज किसी चीज को मैक्सिमाइज करना मतलब बढ़ा देना। फिर वाइडेन, वाइडेन का मतलब भी क्या होगा, वाइडेन मतलब भी बड़ा करना होता है। तो मिटिगेट, मिटिगेट मतलब होता है घटाना, क्या होता है, घटाना।
यही सबसे बेस्ट होगा। कह रहा है कि टू मिटिगेट दीज इफेक्ट्स, इन इफेक्ट को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट इज एसेंशियल, मतलब सब आदमी को मिलकर एक साथ आना पड़ेगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है। फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर आगे क्या कह रहा है, नेशंस डैश कमिट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, ट्रांजिट टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। नेशंस डैश, उसको क्या करना चाहिए, यहाँ मॉडल भरने के लिए दिया है। नेशन मस्ट, नेशन वुड, नेशन माइट, नेशन कुड। अब ये देखिए, ये वुड क्या है, विल का पास्ट है, मे का पास्ट है, माइट ये कैन का पास्ट है। अब ये वुड माइट कब होता है, जब किसी चीज का पॉसिबिलिटी को दर्शाना होता है, पास्ट में पॉसिबिलिटी, तब माइट का यूज करते हैं। कुड भी नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा, सारे पास्ट में है। अब ये क्या है, ये कंपल्सन दिखाता है, मतलब ये करना ही चाहिए। जैसे वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम लोग को अपने बड़ों का इज्जत करना चाहिए, ऐसा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेशंस मस्ट कमिट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, मतलब नेशंस को ये करना ही चाहिए, कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए कमिटमेंट होना चाहिए, कमिट होना पड़ेगा। यहाँ पे मस्ट सबसे बेस्ट है, ये लग जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। नेशन मस्ट कमिट टू कार्बन एमिशंस, ट्रांजिस्टिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज, कोऑपरेशन on technological advancement and sharing resources will foster a collective resilience against the impact of climate change. The urgency of this issue calls for a united front where governments, businesses and individuals work together to create a sustainable and resilient future for the dash to come. मतलब जो कि नए जनरेशन आएंगे, नए पीढ़ी आएंगे, तो उनके लिए भी आप इस तरह का एनवायरनमेंट बना के रखेंगे ना, कि जो वो भी उस चीज़ का यूज कर पाए। तो फॉर द नेक्स्ट बिजनेसमैन थोड़े होगा, पुअर पीपल नहीं हो सकता, बैकवर्ड नेशन, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, नई पीढ़ी जो आएगी, तो उनको, उनके लिए भी आप इन्वायरमेंट को बचा के रखना चाहते हैं। ये पूरा जो है क्लाइमेट चेंज से है, थोड़ा समझ लेंगे तो आसानी से आप बना पाएंगे। तो इसमें जो है, जो मेंस में आता है उसमें 4 ही फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, और जब आपका प्री में आएगा तो उसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर कंप्रिहेंशन है हमारा, करा रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, अब इसमें देखिए ये पैसेज कुछ अलग तरह का है। कैसे अलग है, इसमें यहाँ पहला एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स दिया, दुइये को फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। इसका मतलब हो सकता है इसमें और भी कुछ पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉम्प्रिहेंशन में फिल इन द ब्लैंक्स देके ही पूछे, चारों फिल इन द ब्लैंक्स। हो सकता है कि उसके अंदर से और कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया हो, तो हम क्वेश्चन को यदि डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। The French Revolution is a revolutionary movement that occurred in France between 1787 and 1799 and reached to its dash in 1789. ठीक है, This revolution had many causes, but the most important of all was dash of bourgeois who were merchants, manufacturers and professionals. ठीक है, The peasants, many of them landowners, wanted to get rid of the practices of absolute monarchy and feudalism. Another factor was an increase in population due to decreased mortality. चलिए ठीक है, आपको जैसे कि बता दिए पीछे में कैसे भरते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग भरते चलेंगे। तो क्या करा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ रेवोल्यूशन मूवमेंट दैट अकर्ड इन फ्रांस बिटवीन 1787 एंड 1799 एंड रीच टू इट्स डैश इन 1789। अब देखिए इसमें पहला फिल इन द ब्लैंक्स की जगह यहाँ बोला कि पहले दूसरा क्या होगा, तो पहले दूसरा कैसे भरेंगे, जब पहला भर पाएंगे तो ना दूसरा भरेंगे। तो पहले हम लोग पहला को देख लेते हैं कि पहला में है क्या, तो थोड़ा हम लोग को ऊपर करना पड़ेगा। पहला देख लेंगे, पहला फिलर कहाँ पे, पहला फिलर यहाँ है। ठीक है, तो कह रहा है रीच टू इट्स डैश, वो अपने सर्वोच्च चोटी पर पहुंच गया, मतलब अपना सबसे पीक पॉइंट पर पहुंचा। रीच टू इट्स फाउंडेशन नहीं हो सकता, मिडिल नहीं हो सकता, डिक्रीज नहीं हो सकता, फॉल। रीच टू इट्स पिनेकल, पिनेकल मतलब होता है टॉप पॉइंट पर पहुंच जाना। तो टॉप पॉइंट पर कब पहुंचा, 1789 में पहुंचा। फिर हम दूसरा फिलर भरने के लिए फिर हमको पीछे जाना पड़ेगा, तो हम पीछे जाएंगे फिर इसके लिए।
दूसरा फिलर मेरा यहाँ पर, चलिए क्या कह रहा है, दिस रेवोल्यूशन हैड मेनी कॉजेज बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल वाज डैश ऑफ बोर्गुइज। इसमें क्या था, बोर्गुइज का क्या हुआ, तो सोरो ऑफ बोर्गुइज, जॉय ऑफ बोर्गुइज, किलिंग ऑफ हैंकरिंग। इसमें सबसे बेस्ट क्या है, हैंकरिंग, मतलब वो लोग जो उस पर दबाव डाले, हैंकरिंग सबसे बेस्ट है, तो हैंकरिंग ऑफ बोर्गुइज होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे। अब 35 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज अ क्लैरियन कॉल इन द पैसेज। अब इसमें देखना है क्लैरियन कॉल कहाँ आया है। अनदर फैक्टर द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ड्यू टू डिक्रीज मोर्टेलिटी रेट्स, दिस लेड टू अ क्लैरियन कॉल फॉर, दिस लेड टू अ क्लैरियन कॉल फॉर सोशल रिफॉर्म्स। क्लैरियन कॉल, क्लैरियन कॉल कहने का मतलब है कि उनको बहुत स्ट्रांगली बुला रहा है कि आप इनमें जुट जाइए, स्ट्रांगली एक्सप्रेस डिमांड ये दिखा रहा है कि क्लैरियन कॉल उसी का इडियम फ्रेजल है, मतलब आप इसमें आइए, पूरा जोर शोर से बुलाया गया है। ये बेस्ट ऑप्शन है, बाकी तो और सब नहीं हो सकता, ये सब तो दिया है वार का, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। करा है सिनोनिम ऑफ इनहेरेंट, क्या करा है, सिनोनिम ऑफ वर्ड इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकल रोल इन शेपिंग मॉडर्न नेशन बाय शोइंग द वर्ल्ड पावर इन इनहेरेंट इन द विल ऑफ द पीपल। इनहेरेंट मतलब होता है कोई चीज जो आपके अंदर नेचुरल रूप से हो, नेचुरल प्राकृतिक रूप से हो, उसको बोलते हैं इनहेरेंट। तो इनहेरेंट का आर्टिफिशियल नहीं हो सकता, अपोजिट है, इंसाइटेड नहीं होगा, नेचुरल यहाँ दिया हुआ है, बिल्कुल यही हो जाएगा, बन गया मेरा। अब इस पैसेज में हम क्या देखे कि दो फिलर पूछा, दो अलग तरह से क्वेश्चन पूछा, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए, पैसेज आप पढ़ लीजिएगा कि दो पैसेज बता दिए हैं, तो हम सिर्फ डायरेक्ट बताते हैं कि कहाँ से कैसे आंसर लिया गया है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज द मेन पिगमेंट इन अलगी फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि इस पैसेज के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट क्या होता है अलगा के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस में आप लोग जानवे थोड़ा सा बहुत जानवे करते होंगे, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए ना। तो अब यहाँ कहीं ना कहीं दिया होगा, इसमें यहाँ लिखा हुआ है ना, अलगी आर द फोटोसिंथेटिक क्रिएचर दैट हैव पिगमेंट दैट एड इन द फोटोसिंथेसिस सच एज क्लोरोफिल। दिया है ना क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होगा, तुरंत मिल गया। आपको पैसेज पहले एक बार खुद से पढ़ लेना है, पहला वाला हम बता दिए ना कैसे पढ़ना, वैसे खुद से पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको बनता जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। करा व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल थीम कैसे निकालते हैं, जब पैसेज को पूरा पढ़िएगा तो उस पैसेज में समझ में आएगा किस चीज के बारे में बात किया गया है, उसी को बोलते हैं सेंट्रल थीम। जैसे आप इस पैसेज को पूरा पढ़िएगा तो इसमें आप देखिएगा, जैसे लिखा है कि एनाटोमी ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, क्या ये हो सकता है, द प्रोकैरियोटिक नेचर ऑफ ब्लू ग्रीन अलगा, या फिर लिखा सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन अलगा एंड फंगी। अब यदि इस पैसेज को आप पूरा पढ़िएगा, जैसे फंगी का कहीं चर्चा ही नहीं हुआ है, जैसे आप पढ़ के देखिएगा, जैसे फंगी का कहीं चर्चा नहीं हुआ, ये हो ही नहीं सकता है। सिर्फ ब्लू ग्रीन अलगा का नहीं हुआ है, इसमें अलगा के डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया, वो कैसा कैरेक्टर करते हैं, क्या कुछ करता है, कहाँ रहता है, नहीं रहता, सारा कुछ बताया गया इसमें। तो अलगा के डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है, ये सबसे बेस्ट इसका है सेंट्रल थीम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर क्या कर रहा है, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द वैस्कुलर प्लांट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इस पैसेज में बताता है कि वैस्कुलर प्लांट्स के बारे में, इस पैसेज में। अब वैस्कुलर प्लांट्स इसमें कहीं ना कहीं आया होगा, देखेंगे आप यदि क्या लिखा हुआ है अलगा के बारे में। यदि यहाँ हम पढ़े थे क्लोरोफिल तक, बोला दे डू नॉट हाउएवर हैव द एक्चुअल स्टेम रूट और लीव्स फाउंड इन वैस्कुलर प्लांट्स। मतलब क्या बोला कि वैस्कुलर प्लांट्स में जैसे कि क्या पाया जाता है, जैसे कि एक्चुअल स्टेम पाया जाता है, रूट्स पाया जाता है, लीव्स पाया जाता है, लेकिन अलगा में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो बोला कि वैस्कुलर प्लांट में क्या पाया जाता है, तो वैस्कुलर प्लांट्स हैव रूट, ट्रू स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, अनलाइक अलगा, जो कि अलगा में नहीं होता है। वही तो दिख रहा है, तुरंत पहला लाइन से मिल रहा है ना। आप पूरा पैसेज को पढ़ लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। फिर आगे आएंगे।
करा है व्हाट डज द टर्म मल्टीफ्लाइटिक ग्रुप मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। करा मल्टीफ्लाइटिक ग्रुप का क्या मतलब है इस पैसेज के अनुसार। इसमें कहीं ना कहीं इस वर्ड को चर्चा किया होगा, आप देखेंगे अच्छे से। यहाँ पर दिया है अलगी आर द मेंबर्स ऑफ मल्टीफ्लाइटिक ग्रुप। अब दिया है ना, अलगी क्या है, मल्टीफ्लाइटिक ग्रुप के मेंबर है। अब इसके बारे में बताया दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज नो कॉमन एंसेस्टर दैट द स्पीसीज इन दिस कैटेगरी रिलेटेड। ठीक है, नो कॉमन एंसेस्टर, एक बात समझ में आ रहा है ना कि इससे इसका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा। मल्टीफ्लाइटिक ग्रुप का मतलब ये है। तो नो कॉमन एंसेस्टर, नॉट क्लोजली रिलेटेड, मिल गया ना। ऐसे ही खोजना है, आपको आसानी से मिलेगा। इसको पहले पढ़ लीजिएगा, फिर आसानी से धाय मिल जाएगा, कोई इसमें ट्रबल नहीं होगा, तुरंत मिलेगा आपको। मैं ज़्यादा सबको पढ़ के करूँगा तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आप एक बार खुद से करेंगे तो आपको अभी एक्सप्लेन करने का हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अब चलिए लास्ट पैसेज हमारा आ गया, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आ गया। ठीक है, तो सुभाष, फिर आपको वही बात है जैसे कि हम बताए, पहले आपको पैसेज को पढ़ लेना है, पैसेज को पढ़ लेना है। तो ये दिख रहा है ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट अल्टीमेटली अंडर डिटरमिन द आईएनए's एफर्ट टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। मतलब आईएनए का जो एफर्ट था इंडिया को फ्री करने का ब्रिटिश रूल से, उसका क्या अल्टीमेटली है, ये पूछ रहा है आपको। इसमें बोल रहा है, तो इसमें कहीं ना पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस कन्विंस्ड इन गोल, ठीक है। Subhash Chandra Bose, a prominent national convinced that conceived with national believed that campaign was necessary in for Bose national army. Japan was traveled and still the struggle. Japanese were interested in having Bose and so. चलिए यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, ये लास्ट से पूछ लिया करा। द आईएनए's मिलिट्री कैंपेन वर नॉट सक्सेसफुल इन अचीविंग देयर गोल ऑफ फ्रीडिंग इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। द आईएनएस सफर्ड सिग्निफिकेंट लूजेज इन बैटल्स एंड देयर एफर्ट्स वर अंडरमाइंड बाय द जापानीज सरेंडर। क्या कर दिया, वो जापान को सरेंडर कर दिया 1945 में। ठीक है, आप पढ़ेंगे पूरा तो समझ में आएगा। जैसे कि हम जल्दी जल्दी पढ़े तो हमको यहाँ दिखने में आ रहा है कि ये लाइन का यहाँ पर आया है, जापानीज को सरेंडर कर दिया यहाँ पर, यहीं से खत्म हो गया, खत्म एफर्ट का। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर मेरा 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ डिड सुभाष चंद्र बोस व्यू इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। सुभाष चंद्र बोस का क्या व्यू था इंडिया फाइट के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं ना, वो मिलिट्री से जीत चाहता था। तो वैसे इसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा उसका मिलिट्री कैंपेन। बॉस लीडरशिप ऑफ द आईएनए एंड हिज मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया मेड हिम अ पॉपुलर फिगर। मतलब है ना, वो मिलिट्री कैंपेन करके ही जीतना चाहता था, है ना। तो कह रहा है थ्रू मिलिट्री कैंपेन। पूरा पैसेज को पढ़ना है, पहले आप पूरा पढ़िए तब बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या कर रहा है, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द जापानीज टू सपोर्ट सुभाष चंद्र बोस एंड द फॉर्मेशन ऑफ आईएनए। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करने का और आईएनए को फॉर्मेशन करने का प्राइमरी रीजन क्या था, जापानीज क्यों उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो प्राइमरी रीजन क्या था, यहाँ देखेंगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपका भी इसको। यहाँ देखिए, द आईएनए वाज फॉर्म्ड इन सिंगापुर इन सितंबर 1944 विद द स्लोगन जय हिंद। दे कंसिस्ट ऑफ सोल्जर्स दैट वर प्राइमरली फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया। ओके, यहाँ पर है, बॉस ट्रेवल्ड जापान टू 1942 टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जापानीज वर इंटरेस्टेड इन हैविंग बॉस हेल्प इन देयर ऑन एफर्ट टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया। मतलब उनका क्या था एम, तो अपना वर्चस्व को और बढ़ाना चाहता था साउथ ईस्ट एशिया में। दे वांटेड टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया, है ना।
अब ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ये देख रहे हैं तो उस हिसाब से मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले आप पढ़ेंगे तो आपको खुद मिल जाएगा कि उसका क्या रीजन है। हम पढ़े हैं तो हमको समझ में आ रहा है। लास्ट में आएंगे, क्या कर रहा है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉस स्लोगन जय हिंद। बॉस जो स्लोगन दिए जय हिंद, इसका क्या सिग्निफिकेंस था? इसका सिग्निफिकेंस तो यही ना कि बॉस जो है क्या चाह रहे, देश का आज़ादी चाह रहे ब्रिटिश से, यही सिग्निफिकेंस है। यहाँ जय हिंद वाला स्लोगन देखिए, आपको दिख जाएगा यहाँ पर जय हिंद वाला। तो क्या चाह रहे हैं इससे? वो मिलिट्री कैंपेन करके और उसे अपना देश को आज़ाद करवाना चाहते थे ब्रिटिश कॉलोनिज्म से, आईएनए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म। और ये क्या चाह रहा है, जय हिंद का यही है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, उससे आज़ादी चाह रहा है। तो एक ही बात, इट सिंबलाइजेज द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म। दिख रहा है ना यहाँ पे, कॉलोनिज्म वर्ड भी आया, ब्रिटिश कॉलोनिज्म आसानी से दिख रहा है सारा। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा गया, आप जस्ट पढ़िएगा, आसानी से बनेगा। नहीं, जो जहाँ समझ में आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, सर ये वाला लाइन हमको समझ में नहीं आया, तो हम कमेंट में आपको रिप्लाई भी कर देंगे कि जहाँ पे आपको पैसेज समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। क्योंकि पैसेज को यदि हम पूरा पढ़े हर पैसेज को फिर बताएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इससे बेटर होगा कि आप उसके ऊपर पैसेज को पढ़ लीजिएगा, आप फिर मेरे अनुसार देखिएगा कि हाँ वो जंप क्वेश्चन में वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो फिर आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करिए ऐसे, और कमेंट बॉक्स में करते रहिए कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।